हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ऑन इंडिया। सी, ब्रिटिश का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या रहा है, हम क्यों देख रहे हैं? बिकॉज वी वर कॉलोनी फॉर 190 ईयर्स, राइट। ब्रिटिश की, और ऐसा भी नहीं है कि ब्रिटिश ने सिर्फ इंडिया पर ही रूल किया था, ब्रिटिश ने बहुत सारे अदर कंट्रीज़ पर भी रूल किया हुआ था और उनको कॉलोनी बनाया हुआ था। और जब भी कोई भी कंट्री कॉलोनी बनती है या वहाँ पे कोई भी चेंज आता है रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी चेंज आए तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। और वो इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होता है बल्कि बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं इम्पैक्ट के। अगर हम देखें, इसमें हम इम्पैक्ट देख सकते हैं कि कितने टाइप के इम्पैक्ट्स हैं। पहला इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सोशल एंड देन पॉलिटिकल। ये तीन तो बहुत ही ज़ाहिरी तौर पर हम देख सकते हैं कि हाँ, इस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है इंडिया पे या किसी और कंट्री पे भी। उसके अलावा भी बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, और भी अदर इम्पैक्ट हैं जो कि हम जान सकते हैं कि पर्सनल लाइफ पे या पर्सनल लेवल पर क्या इम्पैक्ट हुए थे लोगों के, राइट। बट हमारा जो आज का स्पेसिफिक टॉपिक है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, और वो है ब्रिटिश ने किस तरह से हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट किया था उस टाइम पे, राइट, इन 190 ईयर्स। सो मैं इसमें आपको एक ओवरव्यू दूंगी वन लाइन में। तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश के आने से पहले जो इंडिया है वो, अगर हम उसको कंपेयर करें वर्ल्ड की जीडीपी से, तो इंडिया ऑलमोस्ट 22 to 23% जीडीपी कवर करता था पूरे वर्ल्ड की। लेकिन जब यहाँ से ब्रिटिश गए तो इंडिया सिर्फ और सिर्फ 3 to 4% जीडीपी ही कवर करता था पूरे वर्ल्ड की। और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप देख सकते हैं कि हम आसमान से ज़मीन पे आ चुके हैं, कोई लेवल ही नहीं है यहाँ पे कि कितना एक्सप्लॉइटेशन हुआ है इंडिया का, और उन्होंने कितना इंडिया को लूटा है एक तरह से। बिकॉज उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता था कि उनको उनका प्रॉफिट चाहिए, उनकी कंट्री में पैसा जाना चाहिए, उनकी जेबें भरनी चाहिए, नथिंग एल्स। कुछ नहीं देखा उन्होंने, ना इंडिया को देखा, ना इंडिया की सिचुएशन, ना इंडिया के लोग, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। दे वर जस्ट बिहाइंड दिस थिंग दैट वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट द प्रॉफिट ऑफ दीज रिसोर्सेज और नॉट, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम सीधा जंप नहीं करेंगे कि इम्पैक्ट क्या रहे, क्योंकि अगर इम्पैक्ट, उसके पीछे कोई ना कोई कोज है। ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको इस पर बता देती हूँ, अगर यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है तो इम्पैक्ट से पहले ना आपको देखना पड़ेगा कि उसके पीछे की कोज क्या है और कोज कहाँ से आता है। अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहा है तो ब्रिटिश ने कुछ तो ऐसा किया होगा ना, मनी, या उन्होंने ऐसा तो नहीं कि सारा वेल्थ उठाई और ले जाकर डाल दी अपने देश में। वो 2 दिन में भी कर सकते थे, बट दिस वॉज अ लॉन्ग फिनोमिना, लॉन्ग टर्म फिनोमिना रहेगा ये। तो उसके लिए हम देखेंगे कि पहले वो कोज क्या है जिससे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़े हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं। पहला, हम इंट्रोडक्शन में यही देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसीज़ रखी। सिंपल सी बात है, अगर वो यहाँ पर थे तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई, उन्हीं पॉलिसीज़ को मानते हुए और बताते हुए इंडियन रूलर्स को और सभी को कि हम ये पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं और इसके तहत ये काम कर रहे हैं। दैट्स वाई दे वर एबल टू एक्सट्रैक्ट द वेल्थ फ्रॉम इंडिया। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू बिल्कुल हिस्ट्री से ले लेंगे, बस 1-2 लाइन में इसको समझेंगे, उसके बाद हम इम्पैक्ट देखेंगे ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और बेटर क्लैरिटी आ सके इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश आए हैं 1600 में आ गए हैं ये, और यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इस्टेब्लिश हो चुकी है चार्टर एक्ट के तहत। हम इसकी पूरी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे बिकॉज द मेन पॉइंट इज़ द इम्पैक्ट, लेकिन एक ओवरव्यू देने के लिए मैं बस आपको ये बता रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी आई और उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। सूरत में की 1618 में सबसे पहले की थी। फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ बैटल्स भी लड़े थे, और वो बैटल्स कभी भी पूरी ईमानदारी से तो लड़े नहीं, हमेशा बेईमानी करके वो जीतते थे यहाँ पे। तो पहला था वो था बैटल ऑफ प्लासी। इसमें जाहिर सी बात है कि ये ब्लडलेस, इसको बोलते हैं कि ब्लडलेस बैटल था, और इसमें अंग्रेज बस अपनी चालाकी से ही जीत गए थे। और ये मैं कह सकती हूँ कि ये बस शुरुआत थी ब्रिटिश की पॉलिटिकल डोमिनेंस में इन इंडिया में। फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है जो कि एक्चुअल एक बैटल था, ठीक है। उसमें इनको सुपरमेसी मिल जाती है बहुत इन ईस्टर्न इंडिया। देन इन्होंने क्या किया कि दीवानी राइट इनको मिल गया, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हिस्ट्री, क्योंकि दीवानी राइट का मतलब ही यही था कि आप रिवेन्यू ले सकते हो लोगों से, आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो वो जब दीवानी राइट मिल गया तो इनके पास, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी पावर इनके पास आ गई थी। एंड बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे जो प्रोविंस थे इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे और पॉपुलेशन भी अच्छी खासी थी। तो मैं बोलूँगी कि ये बहुत फ्लरिश्ड स्टेट थी उस टाइम पे, और वो चीज़ चली गई थी अंग्रेज़ों के हाथ में। अब ये बेचारे भूखे नंगे लोग थे, क्योंकि ये तो आए ही अपने देश से इसलिए थे कि इन्हें दुनिया में कुछ और मिल जाए। और यहाँ पे आके जब इन्होंने ये सब देखा कि यार यहाँ पे कितना अच्छा है, कॉटन है, टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट है, सब इतनी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, तो ये इंसान ना पागल से हो गए थे उसको देख के। और इन्होंने फिर ठान लिया, पहला इनका मोटिव था कि कंपनी स्टैब्लिश करनी है और ये करना है, बट आफ्टर दैट इनका जो ये मोटिव है ना, डे बाई डे चेंज होता चला गया, और उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाने की उसमें अपना माइंडसेट वो सेट कर चुके थे इस तरह से। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो फिर उन्होंने बहुत सारे चार्टर एक्ट्स बनाए,
अब इनके पास आ गया दीवानी राइट, तो इनको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में जगह मिल चुके हैं। उसके बाद ये चार्टर एक्ट बनाते हैं, जैसे कि हम ये एक्ट जो पढ़ते हैं पॉलिटी में स्पेशली, और हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मेन मुद्दा है ही नहीं कि हम ये पढ़ रहे हैं, हम इम्पैक्ट पे जाएंगे। बट द कोज बिहाइंड दीज एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स, तो इन्होंने बहुत सारे बनाए, 1773 में बनाया, 1781 में बनाया, 1786 में, और बहुत सारे बनाते चले गए। और वन बाय वन ये जब भी इनको लगता था कि ये चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, ये एक चार्टर एक्ट लेकर बैठ जाते थे, ठीक है ये नहीं हो रही है तो हम ये रूल ही बना देंगे कि अब हमारी अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद इन सब का जो इम्पैक्ट था वो हम कहीं ना कहीं से देख सकते हैं कि इंडियन रिबेलियन हुआ था 1857 में, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर, लेकिन अभी सरकार ने इसको बदल दिया है खैर। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं एक हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा बैटल था, एक ऐसी वॉर था अपने लेवल पर, जो लोगों ने वाकई में इस देश को आज़ाद कराने की लड़ी थी, क्योंकि उस टाइम पे ना इनके चार्टर से लोग बहुत तंग आ चुके थे। उसके बाद असली खेल शुरू होता है, क्योंकि 1858 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें इंडिया की जो अथॉरिटी थी वो क्राउन के हाथ में चली गई थी, और अब जो है वो इंडिया सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कंपनी के अंदर नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ चुका था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक्चुअल में हम कॉलोनी बन चुके थे इस टाइम पे। अब जब कॉलोनी बन गए हैं तो ब्रिटिश का मेन मोटिव क्या था, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ और उनका फ़ायदा, उनका प्रॉफिट, और उनको कुछ नहीं, मतलब किसी से क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको खाने के लिए मिला, कोई मतलब नहीं है उनको, उनको सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है। तो इन सब का इम्पैक्ट क्या हुआ था, वही है एक्सट्रैक्टिंग वेल्थ, लेके चले गए ये सब कुछ, इनको जितना भी हाथ लगा, रॉ मटेरियल इन्होंने ले लिया, मार्केट्स बनाई, लेकिन कहाँ पे, अपने ब्रिटिश गुड्स के लिए बनाई इंडिया में, और ब्रिटेन में इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। रेलवेज बनाई इन्होंने, लेकिन इंडिया के फ़ायदे के लिए नहीं। रेलवे क्यों बनाई, ताकि रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। पोर्ट्स बनाए ताकि ये रॉ मटेरियल को अपने देशों में ले जा सके इंडिया से। तो इसमें कोई भी ऐसा भलाई का या महानता का काम ब्रिटिश ने किया नहीं था जिसे हम कह सकें कि उन्होंने रेलवे दी है, पोर्ट्स दिए, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को ही दिया था। क्योंकि अगर वो रेलवे नहीं बनाते तो शायद इतना रॉ मटेरियल नहीं ले जा पाते इंडिया से जितना वो लेकर गए थे। सो कुछ भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत भलाई का काम कर दिया हमारे लिए। अब देखिए, जब इतनी सारी पॉलिसीज़ बन गई, इतने सारे चार्टर एक्ट बन गए, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ वो हम वन बाय वन करके देखेंगे। सो लेट्स डू इट। इसमें हम देखते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जैसे मैंने कहा कि इम्पैक्ट बहुत सारे होते हैं आपके, सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है, एनवायरमेंटल भी है, बट इसमें हम स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं इकोनॉमिक पे। सो फर्स्ट इम्पैक्ट इज़ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें हम क्या देखेंगे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब अगर इकोनॉमिक हो रहा है, अब देखो ये है यूरोप, सपोज करो ये यूरोप है एंड ये है इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, इंडिया में रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है, रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन, राइट। अब इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे कैसे होगा, इनके पास वो ज़मीन है ही नहीं, फर्टाइल ज़मीन नहीं है इनके पास, ये रहते हैं यहाँ पे ठंडे देशों में, यहाँ पे क्या है, आइस। तो एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो सकता है, वो है इंडस्ट्रीज़ का। लेकिन इन इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, वो आएगा इंडिया से, और इंडिया में से वो जा रहा है। तो इंडिया तो पहले से ही फ्लरिश था, यहाँ पे तो इंडस्ट्री लगी हुई थी, टेक्सटाइल की थी, कॉटन की थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी। लेकिन अब इन्होंने क्या करना शुरू किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ का जो रॉ मटेरियल है उसको ले जाओ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो, और वापस फिनिश गुड यहाँ पे लेकर आ जाओ इंडिया में। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, यूरोप वालों ने अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा ली क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल आ रहा है, लेकिन इंडिया वालों के पास तो कुछ नहीं बचा ना। इनके पास तो जो फैक्ट्रीज़ थी पहले से वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि उसका सारा रॉ मटेरियल यहाँ पे जा रहा है, तो इनके पास क्या बचेगा करने के लिए। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बट इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये, याद रखिएगा। इससे क्या हुआ कि डिक्लाइन हो गया ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट में और कॉटन इंडस्ट्रीज़ में। अभी मैंने बताया कि रॉ मटेरियल उठा के लेके जा रहे हैं, तो क्या ही कर सकते हैं आप उसमें, और जो भी बचेगा वो बहुत कम क्वांटिटी में बचेगा। अगर कम क्वांटिटी रहेगी तो उससे उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, राइट। और इसमें सेकंड लाइन इसमें लिखा हुआ भी है कि टेक्सटाइल कुडंट कम्पीट विद चीप मशीन मेड ब्रिटिश गुड, राइट। क्योंकि अगर यहाँ पे चीज़ कम है तो उसके लिए ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कहीं ना कहीं महंगा होगा। लेकिन ब्रिटेन में तो बहुत ही हाई लेवल पर बनना है वो चीज़, अगर हाई लेवल पर है तो वो अपने आप चीप भी है। यानी कि अगर इंडिया का गुड्स उससे कम्पीट करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, किसी भी सूरत में नहीं कर पाएगा। और उससे क्या होगा कि लोग वो ख़रीदेंगे ही नहीं, वो सस्ती चीज़ खरीदेंगे। आज भी आप अगर मार्केट में जाएंगे, सेम चीज़ें हैं, तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि जो चीज़ आपको मंदी मिल रही है आप वही उठा के लेके जाएंगे, ना कि वो जो कि 1 रुपये की जगह 10 रुपये की मिलेगी। तो मिलियन ऑफ आर्टिशियन जो यहाँ के थे, बहुत सारे आर्टिशियन थे, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री में थे या अलग इंडस्ट्रीज़ में भी थे, हैंडीक्राफ्ट वाले थे, उन सब का धंधा चौपट है एकदम। मतलब वे अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। अनएम्प्लॉयड हो गए तो वो क्या करेंगे, फिर वो जाएंगे एग्रीकल्चर पे। अब देखो यहाँ से ये एक टेक्सटाइल में काम कर रहा है,
हम मानते हैं यहाँ पे 3 लोग हैं जो टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं, राइट, और 3 ही लोग हैं जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, और 3 ही लोग हैं जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ का काम कर रहे हैं। अब एग्रीकल्चर तो सलामत रहेगा क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, इससे कुछ ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं निकल रहा है, इनका धंधा चौपट, इनका भी। अब ये क्या करेंगे, ये सारे इस सेक्टर में जाएंगे भाई, कहीं ना कहीं तो इनको काम ढूंढना पड़ेगा ना, एम्प्लॉयमेंट चाहिए इनको भी काम करने के लिए। अब ये जब यहाँ एग्रीकल्चर पर जाएंगे तो एग्रीकल्चर की जो कैपेसिटी थी वो पहले 3 लोगों की थी, अब हद से हद इसको अगर इसमें 3 और आ गए तो ये कर लेगा कवर कहीं ना कहीं, लेकिन और 3 आ गए। मैं बहुत छोटे क्वांटिटी में आपको बताई, बट जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर इतने लोग सारे एग्रीकल्चर में आ जाएंगे तो एग्रीकल्चर की भी तो हालत ख़राब होगी ना, वो भी उस स्टेट में नहीं रह पाएगा जिसमें वो पहले था, तो यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। अब क्या है, पहले एक खेत में 2 लोग काम कर रहे थे, अब उसी में जब अनएम्प्लॉयमेंट इसमें आ गई तो उसी खेत में 5 से 10 लोग कर रहे हैं, तो इनका पूरा खर्चा भी तो बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर की कंडीशन भी ख़राब हो गई थी। सिर्फ एक इम्पैक्ट से इतने सारे इम्पैक्ट हुए, तो मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है इकोनॉमी का, कोई एक इम्पैक्ट है ही नहीं। अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं कि बंगाल का जो मसलिन इंडस्ट्री थी ना वो कोलैप्स हो चुकी थी। आज आपने नाम भी नहीं सुना होगा मसलिन का, बट इट वाज वेरी फेमस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लोग पागल थे इस चीज़ के लिए क्योंकि इसका नाम बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये कोलैप्स हो गई थी क्योंकि अब उस चीज़ की कोई कदर नहीं रही जो कि पहले होनी चाहिए थी, राइट। सेकेंड इम्पैक्ट जो हम देखते हैं वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन मतलब क्या होता है, बहना, और सिंपल सी बात है कि उनका तो मोटिव ही प्रॉफिट था, तो यहाँ से पैसा वो कहाँ भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं लंदन, अपने देश में भेज रहे हैं भाई। कैसे भेज रहे हैं, कुछ तो सैलरी भेजेंगे, कुछ होम चार्ज उन्होंने ले लिए, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भेज रहे हैं। और ये थ्योरी जो दी थी वो थी दादा भाई नौरोजी, और बहुत बाद में दी है ये थ्योरी, उस वक्त में नहीं दी जब ये हो रहा था, ठीक है। हम इसके बाद भी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में हम इसमें आगे पढ़ते हैं, और वहीं पे हम ये थ्योरी भी पढ़ते हैं दादा भाई नौरोजी की। और जैसे कि मैंने इसमें अभी आपको मेथड बताया कि किस तरह से भेजें, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्या क्या मेथड थे। होम चार्जेस थे, जो भाई तुमको इतना पैसा देना है, क्यों, क्योंकि ये हमारे घर जाएगा। और सैलरीज जा रही हैं ब्रिटिश की, जो भी प्रॉफिट है कंपनी का वो भी वहीं पे जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेबिट, सब कुछ ये उठा के लेके जा रहे हैं लंदन। क्योंकि इसके पीछे भी एक वजह थी, इससे पहले जो रूलर्स आए थे, जैसे कि हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की या मुगल्स की, उन्होंने इंडिया को अपना घर बना लिया था। जो चीज़ थी वो इंडिया के अंदर ही थी, अगर वो युद्ध लड़ रहे थे तो इंडिया में लड़ रहे थे, अगर कुछ चीज़ बनवा रहे हैं, सपोज ताजमहल, लाल किला, ये सारी चीज़ उन्होंने बनवाई हैं, तो वो सब इंडिया में रह गई थी। बट ब्रिटिश का कोई मोटिव ही नहीं था कि वो इंडिया में रहेंगे, उनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव था कि इंडिया की वेल्थ को लेके जाना है अपने देश में और उसका भला करना है, नथिंग एल्स। उन्होंने कभी भी इंडिया की तरफ या इंडिया की लिए सोचा ही नहीं कि हम इसके लिए कुछ करना भी चाहते हैं, ठीक है। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि अगर हम देखेंगे पहले जो रूलर्स थे, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री भी देखेंगे, मिडाइवल भी देखेंगे, तो उन सब में ना रूलर्स का एक ही मोटिव होता था कि अगर वो युद्ध भी लड़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो वो देश के अंदर कर रहे हैं। बट ब्रिटिश कभी नहीं चाहते थे कि सारी चीज़ इसी देश में रहे, वो हमेशा से चाहते थे कि उनका देश महान बन जाए, यही था। एंड नाउ कम ऑन द थर्ड, और ये है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब मैंने कहा कि एक तो एग्रीकल्चर पे बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था, दूसरा कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन क्या है, पहले अगर हमें एग्रीकल्चर करनी है तो हम क्या करेंगे, जो हम खाते हैं, सिंपल सी बात है, वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ नॉर्मली इंसान खाता है, और यही होता था इंडिया में ज़्यादातर। लेकिन अब क्या हुआ कि ब्रिटिश को ज़रूरत पड़ी थी जूट की, इंडिगो की, कॉटन की, टी की, ओफियम की। क्यों, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट करना था, कुछ अपने देश में भी ले जाते थे, कुछ और देश को भी एक्सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि इन चीज़ों को बंद करो और इन चीज़ों को उगाना शुरू कर दो, और यही था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि आप जो खाने की चीज़ें हैं, जो पेट भरने की चीज़ें हैं, या जो आप एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में चाहिए, उसको तो आप बंद करा रहे हो, लेकिन आप वो क्रॉप उगाने के लिए कह रहे हो जिससे आपको फ़ायदा हो सके, यानी कि वो कमर्शियल हो चुका है एक तरह से, और इसी को हम बोलते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सिंपल सी बात है, उनको चाहिए रॉ मटेरियल अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए और बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए और देशों में, तो इसी को बोल देंगे हम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इससे क्या होगा ना, इससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फेमाइन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और यही कुछ भी ना होना ही मिलियंस ऑफ लोगों की जान के लिए बन जाएगा, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ लोग मरे हैं फेमाइन में। अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितने मिलियन लोग एक ही फेमाइन में मर गए थे, बंगाल में स्पेशली। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से भुखमरी आई थी लोगों में, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ इम्पैक्ट था वो था डी स्ट्रक्चर ऑफ विलेज इकोनॉमी। पहले विलेज कैसे होते थे, बहुत फ्लरिस्ट होते थे, उनके पास सब कुछ था, अगर उनको कुछ चाहिए खाने के लिए तो वो उगा रहे थे भाई, अपनी खेती कर रहे थे। अगर कोई भी मर्चेंट है वो भी क्या करेगा कि जो किसान है उनसे वो खरीदेगा और उसको ले जाके मार्केट में बेच देगा, मर्चेंट भी इस तरह के थे। तो विलेज की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, बहुत फ्लरिश थी, और हम कह सकते हैं कि विलेज कभी भी बाहर की चीज़ों पर या बाहर की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे फॉर देयर ओन लाइफ। लेकिन अब क्या हुआ
कि इतना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया उन्होंने, जो ट्रेडिशनल सेल्फ सफिशिएंट विलेज थे वो कमज़ोर होने लगे, क्योंकि अब ब्रिटिश तो अपने हिसाब से सारा काम कर रहे हैं, उनको तो अपना प्रॉफिट चाहिए। अब जैसे हम देख रहे हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया तो सारी चीज़ें बंद हो गई, वीट राइस, तो भुखमरी आ गई, भुखमरी आती है तो पॉवर्टी आती है अपने आप में। तो जो पहले बहुत अमीर विलेज थे ना, वो अब गरीबी में जीने लगे थे। रूरल आर्टिस्ट लॉस्ट लाइवलीहुड, क्यों? क्योंकि वो आर्टिस्ट थे भैया, रॉ मटेरियल चाहिए ही नहीं, वो तो चला गया सारा उठ के ब्रिटेन में, तो उनका वो बेचारे क्या करेंगे अब, अनएम्प्लॉयड इस टाइम पे। राइज ऑफ मनी लेंडर एंड इंडेप्टनेस, अब क्या होगा जब पॉवर्टी आएगी, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग जाएंगे रसूखदारों के पास, उनसे पैसा मांगे कि भाई पैसा दे दो। और मनी लेंडर इतने भी शरीफ नहीं थे कि आपको फ्री में पैसे दे देंगे, उनको भी तो इंटरेस्ट चाहिए। और जब इंटरेस्ट हो जाता था तो लोगों के पास इतना इतना इंटरेस्ट था कि वो सुसाइड कर लेते थे, क्योंकि कोई ज़रिया ही नहीं है कमाने का। अब ज़रिया होता है इंसान के पास तो भाई वो कमाता है और वापस दे देता है, बट अब वो कहाँ से देंगे, क्योंकि कोई भी आस नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर का देखेंगे, इसका बुरा हाल है। जो इनके पास आर्ट थी अपने, जो ये हुनर जानते थे, वो भी बेकार हो चुका है, तो बेचारे करेंगे क्या? देयर इज़ ओनली द वे फॉर सुसाइड, नथिंग एल्स। इसके अलावा जो फिफ्थ इम्पैक्ट हम देखते हैं वो है एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब देखो इसमें ना 3 सिस्टम इन्होंने बनाए थे, बहुत फेमस सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट, रेतवारी और महलवारी। तो रेतवारी में इन्होंने क्या कहा था कि हम कुछ ज़मींदारों को चुनेंगे, मनी लेंडर होंगे, ये क्या करेंगे, ये विलेजेस में जाएंगे और यहाँ से लोगों से पैसा लेंगे, रिवेन्यू लेंगे। और रिवेन्यू क्या होता था जनरली 89 वर्सेस 11%, यानी कि हम 89% ले लेंगे किसानों से और 11% उनके पास रहने देंगे। अब आप देख सकते हैं कि रिवेन्यू कितना ज़्यादा था, आधे से भी ज़्यादा। और मैं कहती हूँ बस ये नाम के लिए ही 11% था, लेकिन इतना मिलता नहीं था किसानों को। उनके पास हद से अगर आप देखेंगे तो 5 to 4% ही रह जाता था, क्योंकि इसमें से भी ज़मींदार अपने लिए ले लेते थे। तो ये एक सिस्टम बन चुका था कि विलेज के जो किसान हैं वो देंगे मनी लेंडर को, मनी लेंडर किसको देगा? ये देगा ब्रिटिश को। अब इसमें क्या है, इतने तो लूप होल्स हैं। पहले इनको ब्रिटिश से लूट रहे हैं किसानों को, फिर मनी लेंडर, और फिर मनी लेंडर भी अगर डायरेक्ट नहीं आ रहे तो यहाँ पे कुछ और मिडल मैन आ जाते थे, वो भी किसानों से लेते थे। तो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था। उसके बाद हम परमानेंट सिस्टम देते हैं। परमानेंट सिस्टम में क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने कहा था कि अब हम मनी लेंडर्स को है ना हटा रहे हैं बीच में से, हम डायरेक्टली जाएंगे और विलेजर्स से रेवेन्यू लेंगे, और इससे क्या होगा कि एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। लेकिन ये शायद भूल गए थे कि मनी लेंडर भी वही इंसान है जो इनकी कंपनी में काम करने वाले ऑफिसर्स हैं। मतलब सेम नहीं है, बट इन ऑफिसर्स की फितरत भी इन मनी लेंडर की जैसी तो है। अगर ये ऑफिसर्स जाएंगे तो आपको क्या लगता है ये पूरा दिन चक्कर काटेंगे, 10 तरह के काम करेंगे और ये वापस ऐसे ही चले जाएंगे फ्री में? इनको भी तो अपनी जेबें भरनी है भाई। और जब इन्होंने इन मनी लेंडर को हटा दिया, लेकिन इन ऑफिसर्स ने कहा नहीं नहीं, अगर ये मनी लेंडर हटते हैं तो हम इनकी जगह पे इनका पूरा काम करेंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे। तो ये भी पूरा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम बन चुका था उस टाइम पे। उसके बाद हम देखते हैं महलवारी सिस्टम। अब ब्रिटिश इससे भी तंग आ चुके थे खैर, क्योंकि उनको इतना मिल नहीं रहा था रेवेन्यू जितना वो चाहते थे कि हमें मिले। उसके बाद उन्होंने बना दिया महलवारी सिस्टम। अब ये क्या कहते हैं कि सबको हटाओ, मनी लेंडर को हटाओ, ऑफिसर्स को हटाओ और ये कंपनी को भी हटाओ। हम कहेंगे कि यहाँ पे हम 2 से 3 किसानों का ग्रुप लेंगे एक विलेज में से, 4 से 5, 10 से 15 जितने भी उनको लेने हैं, उनको हम बोलेंगे महल। और ये महल क्या करेंगे, ये पूरे गांव का जो भी रिवेन्यू है उसको इकट्ठा करेंगे और ले जाके ब्रिटिश को दे देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि हमें अपना रिवेन्यू भी मिल जाएगा, लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी और सारी काम शांति से हो जाएंगे। लेकिन फिर कहूँगी क्योंकि बहुत एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था, महलवारी भी कोई ऐसा नहीं था कि विलेजर्स के पास बहुत ज़्यादा राइट आ गए थे, उन्हें देना पड़ता था भैया रिवेन्यू। अगर रिवेन्यू नहीं देंगे तो क्या करेंगे, ये उनकी लैंड ले लेंगे, उनको घर से बेघर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं एक टाइम पे अगर वो विलेजर जो 10 से 15 लोगों का ग्रुप बनाया था, अगर वो कुछ फेवर देना भी चाहें विलेजर्स को, वो नहीं दे सकते थे, क्योंकि रूल्स बहुत ही हार्ड थे उस टाइम पे। हम कहीं से भी नहीं कह सकते कि ब्रिटिशर्स ने कोई भी पॉलिसी ऐसी बनाई थी कि जिसमें वो चाहते थे कि इंडिया का भला हो। वो सिस्टम, ये सिस्टम इसलिए नहीं बदल रहे थे क्योंकि इसमें जो किसानों का फ़ायदा नहीं होता, इसमें ब्रिटिश का फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि इन 2 सिस्टम में तो मिडल मैन बहुत थे, मनी लेंडर थे और ऑफिसर थे। और इस महलवारी में क्या होता था कि किसान अगर कोशिश भी करते थे तो उनको अपनी लैंड देनी पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं कुछ भी हम नहीं कह सकते कि इंडिया के फेवर में हुआ था या इंडिया के लोगों के लिए उन्होंने कुछ अच्छा किया था। इसका इफेक्ट क्या हुआ जब इतने एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम बना दिए इन्होंने? हाई टैक्सेशन, मैंने अभी आपको रेशियो बताया था 89 वर्सेस 11% का। फिर पीजेंट इंडेटनेस है, ठीक है भैया, वो तो उधार के नीचे दबे हुए हैं और सुसाइड के अलावा उनके पास कोई है भी नहीं रास्ता। और सिंपल सी बात, अगर वो सुसाइड नहीं करेंगे वो गरीबी से वैसे ही मर जाएंगे, भूखमरी से मर जाएंगे। तो वो भी एक तरह से मैं कहूँगी कि सुसाइड का ही एक पार्ट हम मान सकते हैं उसमें। और फ्रिक्वेंट लैंड एलिनेशन आ गया था, भैया लोग नहीं करते थे,
सिंपल सी बात है। अगर उनको ऐसा लगता था भाई करके मेहनत करके भी हमें कुछ नहीं मिलेगा तो क्यों करना है, और वो छोड़ के भाग जाया करते थे, भागते थे, उनको सजाएं मिलती थी, और बहुत बहुत बुरा सिस्टम था उस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो। उसके बाद फ्रिक्वेंट फेमाइन, मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था तो उससे फेमाइन भी आया था। और सिंपल सी बात है कि अगर आप वो करने ही नहीं दे रहे हो जो करना चाहते हैं, क्रॉप वीट राइस ही करोगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमर्शलाइजेशन के पीछे जाओगे तो भूखमरी आनी है। और बहुत ज़्यादा आए थे, ऐसा भी नहीं है कि एक दो आया था, 1770 में आया था, 1876 से 78, 1890। और इसमें ना एक एक फेमाइन में मिलियंस ऑफ लोग मरे थे। मिलियंस ऑफ लोगों का मरने का मतलब है कि पूरे पूरे गांव खाली हो गए, पूरी स्टेट्स खाली हो गई कभी कभी। और इतना बुरा आलम था कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी बीमारियां फैली थी, कितने लोग मरे थे। वी कांट इमेजिन एक्चुअली दिस थिंग, ठीक है। और उससे क्या हुआ है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी, हाँ ये सब बता दिया मैंने कि लिटिल गवर्नमेंट रिलीफ नहीं था, गवर्नमेंट सोचती नहीं थी, और जब तक सोचती थी बहुत देर हो चुकी होती थी। जब मिलियंस ऑफ लोग मर गए तो सरकार जाग रही है। अभी रिसेंट के केसेस आप ले लीजिए, कितने लोगों ने सुसाइड की है नीट के एग्ज़ाम का लीक होने के बाद, लेकिन सरकार अभी भी नहीं जागी है। तो आप उस टाइम पे इमेजिन कर सकते हो, उस टाइम पे तो हम एक तरह से कॉलोनी थे यार, अभी तो डेमोक्रेसी है, अभी कोई नहीं सुनता हमारी, उस टाइम पे कोई सुनता होगा। जबकि उस टाइम पे तो इंडियंस को इंसान मानते भी नहीं थे, वो जानवर से भी बदतर लोग उनके साथ करते थे। इसके बाद सेवन्थ इम्पैक्ट हम देखेंगे, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉलोनियल इंटरेस्ट। देखो लोग बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ड्यू टू ब्रिटिश, लेकिन ये बिल्कुल रद्दी बात है। मैं नहीं मानती कि उन्होंने कुछ भी इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया था। उन्होंने रेलवेज़ बनवाए, सही बात है, रोड बनवाए, पोर्ट्स बनवाए, टेलीग्राफ बनवाए, लेकिन क्यों बनवाए, अपने लिए बनवाए भाई। वो इंडिया से इतना प्यार व्यार नहीं करते थे कि रेलवेज़ बनाएंगे। रेलवेज़ क्यों ज़रूरी हैं, एक जगह से अगर रॉ मटेरियल ले जाना है इस जगह पे तो रेलवे आएगा, अब इससे दूसरे देश में लेके जाना तो यहाँ पे पोर्ट बनेगा, कनेक्टिविटी के लिए बनवाया था, नथिंग एल्स। रोड क्यों बनवाए, ताकि एक विलेज से दूसरे विलेज तक और यहाँ तक रेलवे तक आप अच्छे से सामान ले जा सको। टेलीग्राफ क्यों बनवाए थे, ताकि आप आसानी से यहाँ की खबर अपने देश में पहुँचा सको, वहाँ उनको पता रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो उनका सोल मोटिव था अपना ही प्रॉफिट। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नो डाउट, बट इंडिया के लिए नहीं बनाया, और इससे सिर्फ और सिर्फ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था इंडिया में, नथिंग एल्स, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। सो एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल, इम्पोर्ट ब्रिटिश गुड, मूव ट्रूप क्विकली। और ट्रूप लाई जाते थे ताकि लोगों को मार सकें, उनको बता सके कि हम कितने ताकतवर हैं, अगर तुमने बोलने की कोशिश की तो तुम्हें भी यहीं पे कर देंगे। बोलते ना कि अगर रहना है तो हमारे नीचे रहो, नहीं तो नहीं रहोगे। देन स्टैग्नेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, येस वेरी सिंपल। हमारी इंडस्ट्रीज बर्बाद हो चुकी थी, टेक्सटाइल की, कॉटन की, सब चीज़ बर्बाद है यहाँ पे। आर्टिशियन बेरोज़गार हो चुके हैं, हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो चुका है, लिमिटेड मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ बची हैं, वो कितना ही कुछ कर लेंगे, और वो भी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के सामने कम्पीट नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे, क्योंकि गुड्स जो हैं वो ब्रिटिश के चीप थे, लोग के पास पैसा ही नहीं है, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है। तो वो अगर चाहें भी, अब देखो यहाँ से ना आप कनेक्ट कर सकते हो स्वदेशी मूवमेंट को भी। स्वदेशी मूवमेंट को ना बहुत ज़्यादा शुरुआत में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली थी, क्यों, क्योंकि लोग चाहते थे कि हम स्वदेशी खरीदें, पहने और अपने देश में बना हुआ पहने, लेकिन उस टाइम पे भी ना वो गुड्स चीप नहीं थे, ब्रिटिश के मन जाते थे, और लोगों के हाथ में पैसा नहीं था। तो बहुत लिमिटेड सक्सेस मिली थी स्वदेशी मूवमेंट को। और ये स्वदेशी मूवमेंट वो नहीं है जो गांधी जी ने बाद में किया था, मैं 1905 की बात कर रही हूँ, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उस टाइम पे। तो ये उस टाइम तक भी इम्पैक्ट कर रहा था, और ये तो बहुत पहली बात है उससे, ठीक है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंडिया में, लोगों के पास चॉइस नहीं है, वो करेंगे भी क्या, खरीदेंगे भी क्या, ब्रिटिश इसका ही खरीदेंगे। और जाहिर सी बात है अगर ये सब कुछ हो रहा है तो कोई कितना ही मेहनत कर ले, कितना ही अच्छा सोच ले इंडिया का, वो नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे, क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टैग्नेंट हो चुका था। उसके बाद जो ट्रेड इम्बैलेंस है, जाहिर सी बात है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे थे अपना रॉ मटेरियल, तो एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा था, इंपोर्टेड भी था, लेकिन वो हमारे फ़ायदे का तो नहीं था ना। फिनिश गुड हम इंपोर्ट कर रहे हैं और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट आएगा। और ये फिस्कल डेफिसिट कोई ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एकदम उतार देगी, क्योंकि उनको भी पता है यार कॉलोनी बनाई हुई है, एक न एक दिन हमें जाना ही है। तो वो इतने ज़्यादा ना चिंतित नहीं रहते थे इस बारे में कि फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ गया, नहीं, क्योंकि उन्होंने तो इंडिया को कभी देश माना ही नहीं अपना। जो फिक्र किसको होती है यार, उसको होती है जो देश को अपना मानते हैं। वो लोग मानते ही नहीं थे कि ये देश हमारा है, तो उनको किस चीज़ की फिक्र, बढ़ रहा है बढ़ने दो फिस्कल डेफिसिट, कभी देखेंगे। अगर हाँ अगर सर से ऊपर पानी चला गया तो हम थोड़ा बहुत करेंगे, मेजर करेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, टेम्परेरी करेंगे, जिससे कि हमारा फ़ायदा होता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो क्या हुआ कि इंडिया बिकम कैप्टिव मार्केट फॉर ब्रिटेन, एक तरह से मार्केट बन चुका था, एक चीप मार्केट था, लेकिन इस मार्केट में काम कौन कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश। तो कभी मत सोचना कि इंडिया में मार्केट्स बनी थी तो उससे इंडिया का फ़ायदा हुआ या इंडिया के लोगों को, बिल्कुल नहीं हुआ भाई, वो सब ब्रिटिश के हाथ में था, वो ये अपना कर रहे थे। इवन इंडियन बर्बाद हो चुके थे इस चीज़ से। फिर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत कॉमन सी चीज़, हम पहले भी देख सकते हैं कि जो लोग आर्टिस्ट थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, पॉवर्टी अपने आप आ जाती है अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसमें कोई बड़ा लॉजिक तो है नहीं।
देन अब देखो इतने सारे इम्पैक्ट हुए हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट हमने पढ़े हैं, सिंपल। और मैं कहूँगी कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही हुए थे, बट कहीं ना कहीं हम फिर भी देख सकते हैं। देखो हम ना इंडियंस हैं, बहुत अच्छे दिल वाले लोग हैं, फिर भी हम बोल देते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत तो ब्रिटिश ने कहीं ना कहीं, चाहे उनसे गलती से हुआ था या किसी भी तरह से हुआ था, और मैं कहूँगी गलती से ही हुआ था, उन्होंने जानबूझ के कोई अच्छाई की नहीं है इंडिया के लिए, उसके लिए भी हम लिमिटेड पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं कि क्या हुआ था। और उसमें यही है कि रेलवे इंडिया में आ गया था, ठीक है, टेलीग्राम आ गया था, पोस्टल सर्विस, और कहीं ना कहीं इन्होंने हमें हेल्प की थी बहुत टाइम के बाद, जब हमारे मूवमेंट्स होने लगे थे, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट था या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसमें हमने इनका बहुत उपयोग किया था, टेलीग्राम का और पोस्टल सर्विसेज का, रेलवे का। हाँ आए थे बट लॉन्ग टर्म में उस टाइम पे, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारी भलाई के लिए किए थे, अपने फ़ायदे के लिए किए थे, तो कहीं ना कहीं दूसरे का भी फ़ायदा हो जाता है बाई चांस, और वही हुआ था। देन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न बैंकिंग हो गया था, कमर्शियल लॉज हुए थे, ठीक है, लॉ बने थे, कुछ अच्छे भी बने थे, कुछ बुरे भी बने थे। अगर हम लॉ अच्छे की बात करेंगे तो प्रोहिबिशन ऑफ सती एक्ट बना था 1829 में, एंड विडो रीमैरिज एक्ट बना था 1856 में, बहुत सारे अच्छे उन्होंने लॉज भी बनाए थे। देन ग्रोथ ऑफ प्लांटेशन एंड सम इंडस्ट्रीज़, हाँ कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जो बनी थी, लेकिन हाँ इंडिया के लिए फ़ायदा नहीं था, बट इंडस्ट्रीज़ थी जैसे कि जूट, टी, कोल, कॉटन, बट ब्रिटिश इसके फ़ायदे के लिए थे। फिर क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इंडियन मार्केट बना था, मार्केट चल रही थी, अब चल किसके लिए रही थी ये तो आप भी जानते हैं। देन इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात थी, क्योंकि जब एजुकेशन के लिए चार्टर एक्ट्स आए थे, जैसे कि बहुत सारे आए थे, वुड डिस्पैच भी आया था और उसके बाद भी आए थे, तो उन एक्ट्स में ना फीमेल एजुकेशन पे भी बहुत स्ट्रेस दिया गया था, और वर्नाकुलर लैंग्वेज के ऊपर भी था, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, हम देखेंगे अलग अलग एक्ट्स आए हैं मॉडर्न एजुकेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन इसका रहा था। और उससे क्या हुआ था, इकोनॉमिक नेशनलिज्म आ गया था, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था इसी स्लाइड में कि दादा भाई नौरोजी ने दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो उन्होंने कैसे पता चला भाई, वो पढ़े लिखे थे, पढ़ाई करते थे। अब आप किसी एक ऐसे मज़दूर से या गरीब किसान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ जैसी थ्योरी उठा के बना के दे देगा, ये कोई पढ़ा लिखा इंसान कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न एजुकेशन ने इकोनॉमिक नेशनलिज्म को बढ़ाया था। देन आप चाहें तो ये एक छोटा सा मैंने कंक्लूजन दे दिया है, आप लिख सकते हैं, बट मेरे ख्याल से अगर आप कंक्लूजन लिखना ही चाहते हैं तो आप वो कंक्लूजन लिख सकते हैं जो लाइन मैंने आपको और फर्स्ट स्लाइड में बताई थी कि हमारी जीडीपी 22 to 23% थी, और जब ब्रिटिश गए थे वो 3 to 4% ही रही थी। इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज़ को, अगर इस पर क्वेश्चन आता है। सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर स्लाइड। सो थैंक यू सो मच। और ये एक ही इम्पैक्ट था, एक ही सेगमेंट था, अगर हम इम्पैक्ट की बात करने लगेंगे तो बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं, बट आई होप कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपको समझ में आए होंगे इस वीडियो के बाद, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पहले एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूँ, उसके बाद कॉजेज़ बताऊँ, उसके बाद इम्पैक्ट बताऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।